A very good morning to all of you. Today we will see the loss of drying, which means it is a test which detect the loss of drying and it is performed to check the percent weight by volume volatile and moisturized substance. IP limits is not more than 8% weight by concentration at 105 डिग्री सेल्सियस इन ओवन। मतलब कि ये एक ऐसी टेस्ट है जिसमें हम एक पर्टिकुलर सैंपल में moisture content, how much moisture is present in that particular sample or in that particular for example cotton etc. So this test is usually performed to check the moisture in a particular sample. So इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट या फिर वोलाटाइल सब्सटेंस अगर उस टेस्ट में प्रेजेंट है उस सैंपल में, तो उसको चेक करने के लिए हम लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो उसकी आईपी लिमिट्स कितनी है? 8% वेट बाय कॉन्सेंट्रेशन एट द डोज ऑफ एज एट अ 0.5 डिग्री सेल्सियस। सो एट लीस्ट आईपी की जो लिमिट है वो 8% से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना नहीं चाहिए किसी भी सब्सटेंस में। या जो हम कॉटन यूज़ करने वाले हैं सर्जरी के लिए, तो उस कॉटन में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 8% से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर वोलेटाइल ऑयल की जो प्रेजेंट है वो। और नेक्स्ट दैट वी विल सी इज़ सल्फेटेड ऐश। सो सल्फेटेड ऐश इज़ अ टेस्ट यूजेस अ प्रोसीजर टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल सब्सटेंस नॉट वोलेटाइलाइज फ्रॉम अ सैम्पल when the sample is ignited in the presence of sulfuric acid. So this test is usually used for determining the content of inorganic impurities in a organic substance. So in short ये एक ऐसी टेस्ट है जिसमें हम जो हमारा एक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कॉटन को अगर टेस्ट करना है, तो जो हमारा कॉटन है उसमें जो भी फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है अदर देन कॉटन, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो सैंपल है उसको हम इग्नाइट करते हैं, मतलब उसको हम जलाते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर नॉट मोर देन 0.5% वेट बाय वॉल्यूम इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द सब्सटेंस ऑन ignition. Apart from these, other tests are also given in the monograph for the Indian pharmacopoeia. So ये टेस्ट एक ऐसी सिंपल वे में ये एक टेस्ट ऐसी टेस्ट है जिसमें आपको सैंपल लेना है आपका, उसमें आपको उसको इग्नाइट करना है, मतलब उसको जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और जो उसमें अगर किसी तरह की अलग फ्लेम हमको देखने को मिलती है तो हम कहेंगे कि इसमें इम्प्योरिटीज़ है या फिर फॉरेन मटेरियल इसमें प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट का रोल सिर्फ इतना है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम ये इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट दैट वी विल सी इज़ सर्जिकल सप्लाईज। सो जनरली द सर्विस इज गिवन बाय मिनी फार्मेसीज कंसिस्टिंग ऑफ सप्लाई ऑफ कैथेटर्स, BD sets, Real's tube, IV and BT sets and other equipment needed by the surgeon as under. सो द कैथेटर्स मीन्स एक कैथेटर्स क्या होता है कि एक प्लास्टिक की एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि यूरिन का जो फ्लो है, जो यूरिन की जो ट्यूब्स होती है उसको हम कहेंगे कैथेटर्स। BD सेट्स जो होता है वो एक तरह की सिरिंज होती है ग्लास की। और रियाल्स ट्यूब मीन्स इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कह सकते हैं रियाल्स ट्यूब को। So here we will see it one by one. What is first? That is catheters. So first we will see that catheters are used to collect urine from the patient unable to void naturally or have terrible of incontinence pants, or external catheters are not adequate. मतलब कि कैथेटर्स हम कब यूरिन कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है कि हमको यूरिन कलेक्ट करना, उसका एक पर्पस होता है। बेसिकली आपने जो देखा होगा पेशेंट जो कि जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत होती है और उनको जो बेड पर से उठ नहीं सकते, तो उनको यूरिनेशन करने के लिए उनके लिए वहाँ पर यूरिन की
सैक्स उनको लगा दी जाती है वहाँ पर। तो उस वो जो ट्यूब होती है उसको बोलेंगे हम कैथेटर्स। सो वो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट बेड से उठ नहीं सकता, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें वो उसको वो बेड रिटर्न पेशेंट कहेंगे जिसको हम कि जिसको मतलब उसको कंट्रोल नहीं है उस यूरिनेशन पर, उसको एबनॉर्मल यूरिनेशन हो रहा है बार बार, या फिर किसी किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो वो एबनॉर्मल वे में यूरिनेशन कर रहा है, तो उसको हमको उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैथेटर्स। सो these are the tubes that mainly have two types. The first one is rubber catheters and the second one is Foley catheters. The first, the rubber catheters there are different types of size of catheters made up of rubber tubes which a closed tip are flexible in nature, means this is a closed tips and the other end is an open having a funnel type, so which is attached to another tube of the collection unit. At that inserted end there is a wide hole which act as a channel to flow the urine. So these are the channel which act as a flow for urine, and the other one channel is a funnel shape which इस साइड पे क्या होता है कि सैक होती है उसकी, जो यूरिन हम कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फनेल शेप के ऊपर एक सैक होगी जहाँ पर हम यूरिन को कलेक्ट करेंगे, और एक वाइड माउथ या हम जिसको कहेंगे कि होल होता है विच एक्ट एज अ चैनल टू फ्लो द यूरिन. So these are the basic mechanism for catheters for collecting the urine. And the next one is Foley catheters. So it is commonly known as balloon catheters because because at its inserting end it has a balloon. मतलब कि जो उसका इंसर्टिंग एंड होता है वहाँ पर क्या होता है कि एक बलून शेप होता है, तो उसको हम फॉली कैथेटर्स को बलून कैथेटर्स भी बोल सकते हैं. सो द बलून प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द टिप ऑफ कैथेटर्स इन पेशेंट ब्लैडर्स. मतलब कि जो बलून है वो क्या करता है कि पेशेंट के ब्लैडर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है. द बलून हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5 और 30 ml. द 30 ml कैथेटर ऑल्सो कॉल्ड एज होम्योस्टैटिक्स कैथेटर्स इज़ यूज फॉर डायलिसिस पर्पस इन क्लिनिक्स. सो ये जो कैथेटर्स है दैट इज़ फॉली कैथेटर्स, तो इस तरह की कैथेटर्स हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते. इस तरह की कैथेटर्स हम कब यूज़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायलिसिस का कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उस तरह की कंडीशन में हम इस तरह के कैथेटर्स को यूज़ करते हैं, और उसको हम बलून कैथेटर्स भी बोल सकते हैं. किस वजह से? क्योंकि उसका जो इंसर्टिंग एंड होता है वहाँ पर बलून तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो 5 ml से 30 ml तक यूरिन को कलेक्ट कर सकता है. और इसको हम पर्टिकुलरली कहाँ पर यूज़ करते हैं? डायलिसिस पर्पस के लिए. और जो पहला वाला हमने देखे थे दैट इज़ रबर कैथेटर्स. सो रबर कैथेटर्स के अंदर ये एक ऐसा सिंपल कैथेटर्स होता है जो आपने यूजुअली हॉस्पिटल में देखा होगा, जिसमें एक रबर की ट्यूब होती है, एक वाइट ट्यूब होती है जहाँ से यूरिन फ्लो पास होता है, और द सेकंड वन इज़ sac is attached from the second tube for collection of urine. And the next one is the BD sets. So the BD stand for Bacton and Dickinson who manufacture it. It consists of a syringe and a needle. So BD set क्या है? सबसे पहले तो ये एक, जैसे कि नॉर्मली आपने सिरिंज देखी होंगी, हमारा इंजेक्शन जो होता है सेम उसका पर्पस है, बस इतना है कि जो हमारा सिरिंज है वो प्लास्टिक का होता है, यहाँ पर हमको वो सिरिंज ग्लास मटेरियल में देखने को मिलेगा, और उसके जो यूजेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू हमारी जो नॉर्मल सिरिंज होती है उससे थोड़े अलग होते हैं. सो उसका जो बीडी सेट नाम कैसे पड़ा कि बैक्टन एंड डिकिंसन्स हु मैन्युफैक्चर इट. तो जिन लोगों ने उसको मैन्युफैक्चर किया था उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के एब्रीवेशन पे उनका नाम बीडी सेट्स उनको हम कह सकते हैं. सो इट इज़ अ ग्लास सिरिंज विच कुड बी स्टेरिलाइज बाय ऑटोक्लेविंग. सो ये जो सिरिंज है वो ग्लास की होती है पूरी तरह से, जो कि स्टेरिलाइज हम उसको कर सकते हैं ऑटोक्लेविंग की ऊपर से. और इसका जैसे कि जो फॉर एग्जांपल हम जो प्लास्टिक की जो सिरिंज देखते हैं वो उसका 1 टाइम यूज़ होता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता. इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं ऑटोक्लेविंग या स्टेरिलाइज करके. द बीडी नीडल हैज़ बॉवेल
and body and shoulder it can be locked in a syringe by applying metallic lever. So जो हमारी जो सिरिंज होती है नॉर्मल सिरिंज वो पूरी तरह से मेड अप ऑफ प्लास्टिक की होती है, लेकिन इस तरह की जो सिरिंज होती है उसका जो लीवर होता है वो मेटल का होता है, और इसका जो शोल्डर है ये इसकी जो बॉडी होती है पूरी पूरी ग्लास की होती है, और उसको हम स्टरीलाइज कर सकते हैं डबल से। और उसकी यूजेस क्या है? इट इज़ यूज टू कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैविटी। एक पर्टिकुलर बॉडी कैविटी में से हमारी फ्लूइड कलेक्ट करने के लिए इस तरह की सिरिंज का या फिर बीडी सेट का हम यूज़ कर सकते हैं। द सेकंड वन इज़ इट कुड बी यूज टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डोनर, मतलब कि जो डोनर है जो ब्लड डोनेट कर रहा है उससे हम इस बीडी सेट की मदद से ब्लड विड्रॉ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ यूज टू एडमिनिस्टर ड्रग बाय इंट्रामस्कुलर रूट, मतलब इंट्रामस्कुलर रूट में ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए इसका एक रोल है। सो नेक्स्ट वन दैट वी विल सी इज़ Rayleigh tube. So the Rayleigh tube is also called as nasogastric tube. So nasogastric tube or intubation is a medical process involving the insertion of a plastic tube through the nose and then the nose past the throat and down to the stomach. मतलब कि ये एक ऐसी ट्यूब है जिसमें हमको पर्टिकुलर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमको पेशेंट के स्टमक में ट्यूब को इंसर्ट करना होता है ताकि हम पर्टिकुलर जो लिक्विड फ्लूइड है वो बॉडी में इंटर कर सके, या फिर इन द केस ऑफ पॉइजनिंग हम जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है उसकी बॉडी में से उसको बाहर निकाल सके, और या फिर किसी तरह का ड्रग एडमिनिस्टर कर सके एक सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह की ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक ऐसे पेशेंट जो ज़्यादातर वेंटिलेटर पर होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनके घर में अगर कोई कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट होंगे या फिर उनकी सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हुई होंगी और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत लगी होंगी, तो उनको इस तरह की ट्यूब माउथ के ज़रिए इसको थ्रोट से फिर स्टमक में इंसर्ट करते हैं। और ये एक ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 30 इंचेस। Distally there are an oral bulb which provide the swallowing of tube. Above the bulb there are 4 small holes. So above the bulb there are 4 small holes through which liquid can poured into the stomach or aspirated from it. मतलब कि ये जो देखो ये जो ट्यूब है इसमें से इतना जो पोर्शन है वो ये जो पोर्शन रहेगा इतना ये बॉडी में इंसर्ट होगा हमारी स्टमक में, और ये जो होल्स हैं यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन होल्स की मदद से हम यहाँ से लिक्विड अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बॉडी में। जो भी जैसे कि वो अगर जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, वो चीविंग नहीं कर सकता, फूड खा नहीं सकता, तो उसको हम जो लिक्विड मटेरियल्स है वो हम बाय दिस रूट वी कैन ट्रांसफ़र इट। और कोई मेडिसिन्स है या कोई लिक्विड मेडिसिन्स है उसको हमको सफिशिएंट क्वांटिटी में ओरली देना है तो हम इस होल्स की मदद से दे सकते हैं, या फिर बॉडी में किसी तरह का फ्लूइड निकालना है तो बाय प्रेसिंग दिस बल्ब वी कैन कलेक्ट दैट पर्टिकुलर फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। और एक ऐसी कंडीशन होती है कि फॉर एग्जांपल GIT obstruction, so it is a condition in which digested material is prevented from passing normally। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पेशेंट का जो मटेरियल जो भी उसने खाया है खाना वो पास नहीं होता बाउल के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में उसको निकालने के लिए फिर से हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं, जिसमें हम इस ट्यूब को इंसर्ट करके इस बल्ब को प्रेस करते हैं, फिर जो भी फ्लूइड यहाँ से बाहर आता है उसको इस होल की मदद से हम बाहर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर हम उसके यूजेस देखेंगे। नेक्स्ट उससे पहले हम देखेंगे कि अबव देयर आर 4 होल्स 4 स्मॉल होल्स थ्रू विच लिक्विड कैन बी पोर्ड इनटू द स्टमक और एस्पायरेटेड फ्रॉम इट, मतलब उसमें हम लिक्विड डाल भी सकते हैं और वहाँ से निकाल भी सकते हैं। द ट्यूब्स हैव सिलिकॉनाइज्ड एंड स्मूथ आउटर सरफेस टू रिड्यूस चांसेस ऑफ टिश्यू इरिटेशन, मतलब ये जो इसका जो आउटर सरफेस होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन से इसलिए क्योंकि वो सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर सके उस ट्यूब को, और जो टिश्यू डैमेज है जैसे कि मतलब हम उसको बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं हमारी, तो जो टिश्यू डैमेज है वो ना हो, जो हमारी इंटरनल ऑर्गन है उसको वो किसी तरह का नुकसान या किसी तरह का डैमेज वहाँ पर या हार्म उसको ना पहुँचा सके, इसलिए जो इसका आउटर सरफेस है वो
किस चीज़ से बना होता है? मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन जो मटेरियल होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है नेचर में, और वो इजीली मूवमेंट उसको हम कर सकते हैं. सो यूजेस टू गिव फ्लूइड और ड्रग टू दोज पेशेंट हु कांट इम्बाइब इनफ क्वांटिटी, मतलब कि जो ऐसे पेशेंट को ड्रग्स या फ्लूइड प्रोवाइड करना जो ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ खा नहीं सकते या कुछ सॉलो नहीं कर सकते, तो इस तरह के पेशेंट को हम इस ट्यूब की मदद से पर्टिकुलर फ्लूइड या ड्रग दे सकते हैं. एंड नेक्स्ट, टू गिव स्टमक वॉश इन केस ऑफ पॉइजनिंग, मतलब इससे हम स्टमक वॉश भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ से हम स्टमक वॉश कैसे करेंगे कि जैसे कि उसने पर्टिकुलर अगर कुछ भी इन द केस ऑफ पॉइजनिंग उसने अगर कुछ खाया है तो बॉडी में, तो इस ट्यूब की मदद से हम बल्ब को प्रेस करके बॉडी में इंसर्ट करने के बाद प्रेस करके उसको हम बॉडी से निकालेंगे उस ट्यूब को, उस मटेरियल को, और या फिर किसी तरह के लिक्विड को अंदर डाल के हम उसको वहाँ से वॉशिंग करके निकालना है, तो हम इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं फॉर गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस. मतलब कि जो गैस्ट्रिक का जो जूस है बॉडी का हमारे अंदर का, अगर उसको हमको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसको बॉडी में से निकालना पड़ेगा. जैसे कि हमको अगर सपोज़ जैसे कि ब्लड अगर हमको चेक करवाना है, डायग्नोसिस करवाना है ब्लड का, तो हमको पहले ब्लड उनको देना पड़ता है हमारा. तो उसी तरह से अगर हमको बॉडी का गैस्ट्रिक जूस का एनालिसिस करना है तो हमको गैस्ट्रिक का जूस उनको देना पड़ेगा. सो जिस तरह से हम नीडल की मदद से हमारा ब्लड निकालते हैं, उसी तरह से हमको गैस्ट्रिक जूस को निकालने के लिए रियाल्स ट्यूब की ज़रूरत होती है. एंड द नेक्स्ट, टू डिफ्लेट द स्टमक इन द केस ऑफ GIT पॉइजनिंग, मतलब स्टमक को खाली करना किस सिचुएशन में? GIT ऑब्स्ट्रक्शन. GIT ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो हमारा डाइजेस्ट मटेरियल है वो बॉवल को ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर मटेरियल को, उस पर्टिकुलर गैस्ट्रिक फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए. सो द नेक्स्ट दैट वी विल सी इज BT set, means blood transfusion set. It is made up of plastic, sterile, and its pathway is non-pyrogenic and it is non-toxic and for single use only. मतलब कि BT set क्या होता है कि जैसे कि जो लोगों ने ब्लड डोनेट वगैरह किया होगा तो उनको पता होगा कि BT सेट बोले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है, जो कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो सैक होती है, फिर जो नीडल से ब्लड को सैक तक जो भी जिस भी हम व्हीकल के ज़रिए पहुंचाते हैं उसको हम बोलेंगे BT सेट. सो दिस आर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ BT सेट. सो जो BT सेट होता है वो क्या होता है कि मेडअप वो किस चीज़ से बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है. उसमें फिर वो जो है वो स्टराइल होता है. जो BT सेट होता है इट शुड बी स्टराइल एंड इट्स पाथवे इज़ नॉन पायरोजेनिक, मतलब उसमें किसी भी तरह का मेटाबॉलिक सब्सटेंस या पायरोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. किस लिए? क्योंकि जो ब्लड है वो हम उसको किसी और बॉडी में इंसर्ट करने वाले फिर से, तो उस वजह से किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए दूसरे पर्सन को. वो किसी तरह की कोई भी ब्लड रिलेटेड डिसीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड फॉर सिंगल यूज़ ओनली, मतलब उसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. जो BT सेट है उसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए वेरियस फैक्टर है. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बार हमने अगर ब्लड सेट यूज़ किया तो फॉर एग्जांपल सबके ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं. फिर जैसे कि हम सीरीज फिर से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से, ताकि जो ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है उससे वो उसका कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए जो BT सेट है वो हमको इट शुड बी अ सिंगल यूज़ ओनली. सो दीज आर द पर्टिकुलर डायग्राम फॉर BT सेट. सो हम यहाँ पे उसके एक एक पार्ट को समझेंगे BT सेट के. तो उसमें पहला पार्ट है स्पाइक कवर और स्पाइक विथ कवर. तो स्पाइक विथ कवर मीन्स व्हाट? ये जो यहाँ पे नीडल जैसा शेप दिख रहा है वो है स्पाइक विथ कवर. ये स्पाइक है और इसके साथ में इसका प्लास्टिक का कवर है. सो द टिप ऑफ द स्पाइक इज़ शार्प. जैसे कि हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो उसकी टिप है वो कैसे होती है? शार्प होती है. एंड टेपरिंग विच हेल्प्स इन पियर्सिंग इनटू द माउथ ऑफ द ब्लड बैग. उसको इस तरह से शार्पनेस इसलिए दी गई है क्योंकि वो जो बैग है, जो ब्लड का बैग है जिसमें ब्लड कलेक्ट होने वाला है, उसमें वो ब्लड सीधे सीधे कलेक्ट हो, इसलिए उसका ऐसे उसको पियर्सिंग और शार्प उसका एजेस दिया हुआ है. और उसको किस चीज़ से कवर किया? प्लास्टिक की एक ट्यूब से. सो इट इज़ प्रोटेक्टेड विद अ कवर विच इज़ मेड अप ऑफ LDPE मटेरियल टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट. मतलब जो ब्लड है
वो यहाँ से आएगा, इस ट्यूब के ज़रिए वो बैग में जाएगा, लेकिन उसको बाहर से कोई कंटेमिनेशन ना हो इसलिए इसको कवर किया है प्लास्टिक से, जो कि LDPE मटेरियल से बना हुआ होता है, ताकि बाहर का जो कंटेमिनेशन है या फिर जो इन्वायरमेंट है बाहर का, उससे वो कंटेमिनेटेड ना हो जो ब्लड है वो। फिर द नेक्स्ट वन दैट इज दिस वन इज ड्रिप चैम्बर। इसको ड्रिप चैम्बर बोलते हैं। क्यों? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोपिलीन और पॉलीथीन एंड एक्ट एज अ स्मॉल रिजर्वायर ऑफ ब्लड। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिल्टर इन इट्स मिडल पोर्शन। मतलब कि ये जो है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ब्लड आएगा यहाँ से ऊपर, तो ये जो पोर्शन है ये ड्रिप चैम्बर है, जहाँ पर ब्लड जमा होकर फिर यहाँ से इस तरह से वो अंदर जाएगा। और उसी ये जो प्लास्टिक का जो चैम्बर होता है जो कि पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीथीन से बना होता है, उसी में फ़िल्टर भी होता है। और फिल्टर का क्या रोल है यहाँ पे हम वो देखेंगे कि फ़िल्टर इज़ अ नायलॉन मेड बास्केट लाइक हॉलो बैग इज़ फिक्स इनटू अ ड्रिप चैम्बर। मतलब जो ड्रिप चैम्बर जो हमने देखे थे वो उसके अंदर फ़िल्टर फिट होता है, और वो फ़िल्टर का काम क्या होता है कि ऑल ब्लड कंपोनेंट आर ल्यूकोसाइड डिप्लेटेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ ब्लड। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द थ्योरेटिकल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ VCJD। सो VCJD क्या है कि ये क्या है? क्रुट्सफील्ड-जैकब डिसीज़। क्या नाम है इसका? क्रुट्सफील्ड-जैकब डिसीज़। ये एक ऐसी डिसीज़ है, डीजेनरेटिव डिसीज़ है ब्रेन की, विच लीड्स टू डेथ। इट में अकॉर और ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू और ब्लड ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्लड डोनेशन। मतलब ये एक ऐसी डिसीज़ है VCJD या फिर क्रुट्सफील्ड-जैकब डिसीज़। ये एक ऐसी डिसीज़ है कि जिसमें जो कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज़ है, जिसमें डायमेंशिया होता है पेशेंट को, और ब्रेन की या सेल की या फिर बॉडी की डेथ होने के चांसेस उसमें होते हैं। तो इस तरह के रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए एक फ़िल्टर होता है यहाँ पे, ताकि जो भी ब्लड हम ले रहे हैं वो यहाँ पे फ़िल्टर होके उसका जो भी कंटेमिनेशन है वो यहाँ पे फ़िल्टर होके हमको प्योर ब्लड हमको सैक में मिले, ताकि हम उसको और किसी को डोनेट कर सके। सो नेक्स्ट वन इज़ रोलर क्लैम्प। सो रोलर क्लैम्प मीन्स ये, जैसे कि आपने ये नॉर्मल सलाइन में भी देखा होगा, इसका रोल क्या है कि ये जो ड्रॉप्स आती है ब्लड की या फिर सलाइन की, उसको हमको कितने मिनट पर ड्रॉप चाहिए उसको हमको मेंटेन करने के लिए, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है, ये जो सलाइन का फ्लो है, इसको कम या ज़्यादा करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो रोलर क्लैम्प इज़ अ मेड अप ऑफ HDPS और ABS plastic material. The wheel of the clamp regulates the blood flow rate, which means the role of this particular road clamp is to regulate the supply of blood per minute of drops. So here the wheel of the clamp regulates the flow rate, which is generally kept 20 drops per minute plus minus 0.1 ml। मतलब कि कितना उसका रेट होना चाहिए, ड्रॉप रेट 1 मिनट में कम से कम 20 ड्रॉप्स उसकी पर मिनट की फ्लो रेट होना चाहिए ब्लड का। और नेक्स्ट क्या है? ट्यूबिंग। फिर ये जो रोलर क्लैम्प है, उससे जो ट्यूब है, जो मतलब ब्लड को लेकर जाती है और लेकर आती है, तो वो जो ट्यूब है उसकी कितनी लंबी होनी चाहिए? वो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट विद अ लेंथ ऑफ 6 फीट। मतलब 6 फीट की वो ट्यूब होनी चाहिए। इट सर्व एज अ पाथवे पॉलीथीन और पॉलीविनील क्लोराइड इज़ यूज टू प्रिपेयर इट। मतलब उसको कौन से मटेरियल से बनी होती है? पॉलीथीन और पॉलीविनील क्लोराइड। और उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 6 फीट। और इसका रोल क्या है कि वो ब्लड को या सलाइन को ट्रांसफ़र करती है, जो कि प्लास्टिक से बनी होती है, फ्लेक्सिबल। और नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ कैन्यूला। कैन्यूला मीन्स इट इज़ अ ब्लाइंड opening provided for the administration of specific blood component at the time of transfusion। मतलब जब हम ब्लड को विड्रॉ कर रहे होते हैं या फिर जब हम ब्लड को विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उसके साथ में अगर हमको किसी चीज़ का उसमें ड्रग इंजेक्ट करना है, तो हम यहाँ से उसको इंजेक्शन की मदद से इसमें से इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा सलाइन जब हमको लगती है और ड्रग को अगर किसी और या फिर नर्स को कोई अगर मेडिसिन वगैरह या फिर एक और इंजेक्शन वगैरह उसमें हमको ऐड करना होता है, तो वो जिस जगह से ड्रग्स को या फिर इंट्रावेनसली हमको जो भी ट्रीटमेंट जो
सलाइन के साथ में जो भी अलग से इंजेक्शन देती है तो वो हमारे हाथ के पास में इंजेक्ट करती है, वो उस पाइप के पास, तो उसको क्या बोलते हैं, कैनुला। एंड नेक्स्ट वन इज इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन साइट इज अ लैटेक्स ट्यूब पोर्शन प्रोवाइडेड फॉर विद द ट्यूबिंग टू इंजेक्ट द ड्रग विद ब्लड। मतलब जो पाइप इंजेक्शन साइट होती है, मतलब वो उसका भी यही रोल है कि वो इंजेक्ट करती है ड्रग्स को। और जो कैनुला होता है वो क्या होता है कि ब्लाइंड ओपनिंग प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ इन्फ्यूजन। मतलब ये ब्लड कंपोनेंट के लिए कैनुला होता है और इंजेक्शन साइट की होती है जहाँ पर हम हमारे ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और फिर नीडल होल्डर। नीडल होल्डर मतलब जहाँ पर हमको नीडल को होल्ड करके रखना है। इट प्रोवाइड द साइट टू फिक्स द नीडल। मतलब जैसे कि आपको पता होगा, सभी को पता होगा कि जो नीडल्स होती है वो अलग से होती है, हम उसको पाइप में फिट करना होती है। तो फिट करने के लिए जो होल्डर है उसको क्या बोलते हैं, नीडल होल्डर, जहाँ पर हम नीडल फिट करते हैं। फिर जो नीडल्स है वो नीडल क्या है कि अ हाइपोडर्मिक नीडल इज सप्लाइड विद द सेट विच इज प्रीफिक्स एंड इंसर्टेड इनटू द वेन। मतलब कि जो नीडल होती है वो फिर जो है वो क्या होती है, उसका क्या है, वो रोल नीडल का, उसको हम नीडल में इंसर्ट करते हैं ताकि ब्लड वहाँ से विड्रॉ कर सके। और 10 वाला पार्ट जो है, 10 वाला वो क्या है कि नीडल प्रोटेक्टर, मतलब उसका कैप है वो, ताकि किसी को नीडल से नुकसान ना हो। प्लास्टिक कैप कवर द नीडल टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विद इट। मतलब कि जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है या फिर उसको किसी तरह का कंटामिनेट ना हो या फिर किसी को उससे हार्म ना हो, इसलिए हम प्लास्टिक का कैप उसको वहाँ पे रहेगा। तो हम उसको अभी उसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अभी किसी को ब्लड डोनेट करना है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, उसकी कैप से। नीडल जो है वो उसकी बॉडी में इंसर्ट होंगी, वहाँ वेन में, वहाँ से ब्लड निकलेगा। ब्लड निकल के कहाँ पर जमा होगा, फिर इंजेक्शन साइट, जहाँ से हम पर्टिकुलर कोई भी ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं। और फिर क्या रहेगा, कैनुला, जो कि जो हम नीडल से ब्लड आ रहा है उसको वो कनेक्ट करेगा ट्यूबिंग से। और ट्यूबिंग क्या है, फिर ट्यूबिंग एक ऐसी ऐसे मतलब 6 फीट का एक ऐसा ट्यूब रहेगा जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होके बैग में जाने के लिए वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। और इसका जो फ्लो है वो रेगुलेट हम किस चीज़ से करेंगे, वो करेंगे हम अपना रोलर क्लैम्प से। और उसकी स्पीड कितनी रहेगी, ड्रॉप्स की 20 ड्रॉप्स पर मिनट। और फिर उसके बाद में वो स्पीड सेट करने के बाद में यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो कहाँ पे जाएगा, फिल्टर में। फिल्टर में क्या होगा कि फिल्टर में यहाँ पर एक जो नायलॉन मेड बास्केट लाइक हैलो बिग जो सैक है, वहाँ से ब्लड फिल्टर होके वो जाएगा ड्रिप चेम्बर में। ड्रिप चेम्बर में जाने के बाद वो जाएगा स्पाइक कवर में। स्पाइक कवर में जाने के बाद ये जो है शार्प एज, वो शार्प एज की मदद से सीधा सैक के अंदर वो ब्लड जमा होगा वहाँ पर सैक में। तो इस तरह से ये सेट है जो कि इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो नेक्स्ट वन इज IV सेट। IV सेट इज स्टैंड फॉर इंट्रावेनस सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन सेट। सिंस IV सेट is a life-saving device, it is declared drug in the special notification by the government of India। मतलब IV सेट क्या है कि एक इंट्रावेनस सॉल्यूशन एडमिनिस्टर होता है। मतलब कि जैसे भी हमने दोनों का जो मैकेनिज्म है वो सेम है। ये जो सेट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के अंदर हम ब्लड जो है वो कलेक्शन करते हैं या विड्रॉ करते हैं, लेकिन इसी तरह के सेम कंपोनेंट हमको IV सेट में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, सलाइन, ट्यूब, फिर उसके बाद में रोलर क्लैम्प और उसके बाद में नीडल और नीडल का प्रोटेक्टर। सो इन डिटेल IV सेट वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।